नमस्कार बच्चों। आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन के दूसरे पुस्तक के 10वें अध्याय वित्तीय बाजार का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले दो भागों में हमने वित्तीय बाजार के बारे में एक समझ को विकसित करने की कोशिश की। हमने वित्तीय बाजारों के अर्थ को जाना, इनके महत्व व इनके कार्यों को समझा। हमने देखा कि कैसे भारत में वित्तीय बाजार दो मुख्य भागों में विभाजित किए गए हैं। एक तरफ मुद्रा बाजार जो कि अल्पकाल के वित्तीय स्रोतों से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पूंजी बाजार जो दीर्घकालिक वित्तीय स्रोतों से जुड़ा हुआ है। मुद्रा बाजार के अंदर आने वाले प्रमुख प्रपत्रों के बारे में, जैसे ट्रेजरी बिल या वाणिज्य पत्र आदि के बारे में भी हमने विस्तार में चर्चा की। हमने यह देखा कि पूंजी बाजार जहां पर दीर्घकालिक पूंजी के स्रोत या वित्तीय स्रोतों का लेन देन होता है, उसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक तरफ प्राथमिक बाजार है जहां पर नए प्रकार के पूंजी स्रोतों या शेयर, ऋण पत्र आदि का लेन देन किया जाता है। वहीं द्वितीयक बाजार में पुरानी ऋण पत्रों या शेयर आदि का लेन देन किया जाता है। हमने शेयर बाजार जो कि द्वितीयक बाजार भी है, उसके क्रियाकलापों के बारे में भी विस्तार में जाना। इसके आगे हमने पिछले भाग के अंत में यह देखा कि जब कोई निवेशक या आम जनता से कोई व्यक्ति द्वितीयक बाजार या किसी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, वो वहां किसी शेयर या ऋण पत्र आदि को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कार्यविधि है। हमने देखा कि यह कार्यविधि बहुत लंबे चरणों से होकर गुजरती है, जहां पर हम शेयर बाजार के दलालों या ब्रोकरों के माध्यम से वहां पर लेन देन कर सकते हैं, निवेश या विनिवेश कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे आज सभी भारतीय बाजार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, जहां पर स्क्रीन आधारित एक तंत्र के द्वारा सभी लेन देन किए जाते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन के कारण भारतीय शेयर बाजारों में कुशलता और पारदर्शिता भी बढ़ी है। आज के इस भाग में हम भारतीय शेयर बाजार में आए इस परिवर्तन को देखते हुए शुरू करेंगे और आगे जाते हुए हम ये देखेंगे कि भारतीय शेयर बाजार और उसको प्रबंधित करने के लिए बनाई गई प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में भी देखा, स्क्रीन आधारित तंत्र के आ जाने से भारत में जो शेयर बाजार की कमियां थी, तरह तरह की जो समस्याएं थी, चोरी थी, नकली या जाली अंतरण था, अंतरण में देरी थी, इस तरह की दिक्कतें काफी हद तक कम हुई हैं। इनके पीछे स्क्रीन आधारित तंत्र से होने वाले लेन देन की एक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे कि हम विभौतिकीकरण का नाम देते हैं या डीमटेरियलाइजेशन का नाम देते हैं। डीमटेरियलाइजेशन का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निवेशक द्वारा भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियां रद्द हो जाती हैं। यानी अगर कोई निवेशक जिसने बहुत सालों पहले मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, जो कि उस समय उसे भौतिक रूप में मिले थे, डीमटेरियलाइजेशन होने के बाद वो भौतिक प्रतिभूतियां रद्द की गई व उनको एक इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान किया गया। निवेशक को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि या संख्या दे दी गई, जिससे वो एक खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के रूप में या शेष के रूप में प्रतिभूतियों को रख सकते हैं। इसके लिए उस निवेशक को एक विशेष संगठन, जिसे निक्षेपागार या डिपॉजिटरी कहा जाता है, उसके पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। हमने डीमैट अकाउंट की बात भी पिछले भाग में की थी कि यह एक प्रकार से एक बैंक खाते की तरह होता है। जैसे हम बैंक खाते में अपने पैसे जमा करते हैं और वहां से ही लेन देन कर सकते हैं, वैसे ही एक डीमैट खाते में एक निवेशक की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। वह उस खाते के माध्यम से ही वह निवेशक अपने शेयर बाजार के लेन देन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने की यह प्रक्रिया विभौतिकीकरण या डीमटेरियलाइजेशन कहलाती है। और आज भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से डीमटेरियलाइज्ड या विभौतिकीकरण के द्वारा ही लेन देन करते हैं। अब आइए भारत के कुछ प्रमुख शेयर बाजारों पर चर्चा करें। हालांकि भारत में कई शेयर बाजार हैं जो अलग अलग शहरों में स्थित हैं, लेकिन इनमें से दो शेयर बाजार बहुत मुख्य स्थान रखते हैं। ये दो शेयर बाजार भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार हैं। इनमें सबसे पहला शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के नाम से जाना जाता है। इसे निफ्टी भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार भी कहलाता है। यह एक बिल्कुल नया, आधुनिकतम व तकनीक द्वारा संचालित शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज है।
इसे 1992 में निगमित किया गया था। वह बाद में इसे अप्रैल 1993 में एक शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी गई। यह शेयर बाजार भारत के कई बड़े वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों व अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 1994 से अपना व्यापार या व्यापार कार्य शुरू कर दिया था। एनएसई की स्थापना कई मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन संस्थानों द्वारा की गई थी। इनमें से यदि हम कुछ चुने हुए मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य निकल के आता है कि प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा स्थापित करना। इसके अलावा एक औचित्यपूर्ण संचार नेटवर्क के रूप में काम करना, जिससे कि पूरे देश में निवेशकों तक एक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अर्थात पूरे देश के निवेशक एक राष्ट्रीय शेयर बाजार के माध्यम से कहीं से भी लेन देन कर सके। ऐसा ना हो कि किसी राज्य या किसी शहर के निवेशकों के पास ज्यादा अवसर हो, वहीं किसी और के पास कम। तो पूरे देश में सभी निवेशकों को एक समान पहुंच पहुंचाना इस बाजार का एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हुए एक निष्पक्ष, सक्षमतापूर्ण व पारदर्शी प्रतिभूति व्यापार बाजार उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त लघु भुगतान चक्र तथा पुस्तक प्रविष्टि निपटान के द्वारा इन प्रणालियों को और अधिक योग्य बनाना। अर्थात एनएसई को इस सोच के साथ शुरू किया गया कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय पहुंच वाला शेयर बाजार हो, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पक्ष लेन देन हो व जो लेन देन की प्रविष्टियां की जाती हैं वो प्रणाली भी योग्य बने, बेहतर बने। एनएसई के अलावा भारत में एक और बहुत ही प्रचलित व प्रसिद्ध शेयर बाजार है, जिसे यदि हम भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहें तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। इसे बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। बीएसई को सन 1875 में स्थापित किया गया था। यह एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसे प्रतिभूति विनियम अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थायी मान्यता दी गई। अर्थात यह शुरू 1875 में हो गया था, लेकिन सन 1956 में जाकर इसे एक स्थायी मान्यता मिली। बीएसई का मुख्य उद्देश्य पूंजी प्राप्त करने हेतु एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना है, जिससे कि निगमित क्षेत्र की कंपनियों व इस पूरे क्षेत्र के योगदान में सहायता मिले। बीएसई इसके अतिरिक्त भी कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जैसे कि समता पत्रों, ऋण पत्रों, व्युत्पन्नों या म्यूचुअल फंडों आदि में व्यापार को कुशल बनाना व एक पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना। इसके अलावा लघु तथा मध्यम उपक्रमों की समताओं के लिए एक व्यापार उपलब्ध कराना, एक बाजार उपलब्ध कराना, यानी कि छोटे आकार या लघु आकार की कंपनियां यदि समता जारी करके पूंजी प्राप्त करना चाहती हैं तो पहले उन्हें इसके लिए मंच नहीं मिलता था। बीएसई उन्हें यह मंच प्रदान करता है। इसके अलावा बीएसई में भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सचेंज के कामकाज को चलाकर शेयर बाजार के व्यापार को सक्रिय व सुरक्षित बनाने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा यह बाजार के प्रतिभागियों को अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन, समाशोधन, निपटान, बाजार आंकड़े व शिक्षा जैसे कई सुविधाएं हैं, जिनके द्वारा बीएसई निवेशकों या अन्य प्रतिभागियों में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बीएसई भारत के शेयर बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों और उनके मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश भी करता है। तो ये दो शेयर बाजार एनएसई और बीएसई भारत के दो प्रमुख शेयर बाजार माने जाते हैं और इनके उतार चढ़ाव ही भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कहलाते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी भारत में कई और छोटे छोटे शेयर बाजार अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। ये जितने भी शेयर बाजार हैं या भारत का ये जो पूरा शेयर बाजार का तंत्र है, इसको और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में एक विशिष्ट संस्था की स्थापना की गई, जिसे सेबी या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका कार्य प्रतिभूति बाजार के सभी कार्य प्रणालियों को नियमित तरीके से व स्वस्थ तरीके से
करना, सुचारू करना व निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। भारत में एनएससी और बीएसई के अलावा भी कई अन्य शेयर बाजार हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में स्थापित हैं। इन सभी शेयर बाजारों वो भारत के समूचे शेयर बाजार तंत्र को सुचारू रूप से चलाने व उनका नियमन करने के लिए भारत में सेबी जैसी संस्था की स्थापना की गई थी। सेबी को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल सन 1988 को की गई थी। यह एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूति बाजार के कार्यों को या क्रिया प्रणाली को क्रमित रूप से, नियमित रूप से व स्वस्थ तरीके से चलाना तथा निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर कार्य करता था। लेकिन 30 जनवरी 1992 को सेबी को एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया, यानी इसके बाद सेबी की स्वतंत्रता और ज्यादा बढ़ गई थी। भारतीय शेयर बाजार में सेबी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सेबी कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाया गया है। वह यह कोशिश करता है कि अपने उन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों में से जो सबसे मूल उद्देश्य है सेबी का, वह भारत के शेयर बाजार में एक ऐसे पर्यावरण को पैदा करना है जो प्रतिभूतियों के लेन देन को निवेशकों के लिए, व्यवसायों के लिए व सभी प्रतिभागियों के लिए अधिक सुगम बना सके व इस पूरी कार्यप्रणाली को अधिक कुशल बना सके। सेबी के उद्देश्यों को शेयर बाजारों के 3 मुख्य समूहों की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। यदि हम निर्गमकर्ताओं या प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों की बात करें, तो सेबी का उद्देश्य एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराना है जिसमें वो कंपनियां वित्त उगाहने हेतु विश्वास के साथ आगे बढ़कर काम कर सकें, जहां वो अपनी आवश्यकताओं को आसानी से, बिना भेदभाव, निष्पक्ष तरीके से पूरा कर सकें। निवेशकों हेतु सेबी का उद्देश्य उनके अधिकारों व हितों की रक्षा करना, उन्हें बेहतर व अधिकृत सूचनाएं प्रदान करना व उनके लेन देनों में निरंतरता बनाए रखना है। मध्यस्थों यानी ब्रोकरों या दलालों के लिए सेबी का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था या संरचना स्थापित करना जो प्रतियोगिता को बढ़ावा दे, व्यावसायिकता पूर्ण हो, व्यापक बाजार को प्रस्तावित करे व उनके काम के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करे, ताकि वो निवेशकों व जारीकर्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर सके। यह सेबी का उद्देश्य है। यानी सेबी शेयर बाजार के तीनों प्रमुख प्रतिभागियों, कंपनियों, निवेशकों व ब्रोकरों यानी दलालों, इन सभी के लिए उद्देश्यों को बनाकर चलता है। वो कोशिश करता है कि सभी के लिए भारतीय शेयर बाजार एक अच्छा अनुभव साबित हो। सेबी के इन उद्देश्यों को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं के अंदर डालें तो हम कह सकते हैं कि सेबी का सबसे पहला उद्देश्य शेयर बाजार व प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना है, निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है तथा विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों यानी जो छोटे निवेशक होते हैं उनको मार्गदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त व्यापार के कदाचारों यानी दुराचारों को रोकना, प्रतिभूति उद्योग के स्वनियोजन द्वारा तथा इसके वैधानिक नियमन द्वारा एक संतुलित वातावरण तैयार करना है। मध्यस्थों जैसे कि दलालों, ब्रोकरों, मर्चेंट बैंकर्स आदि के द्वारा एक आचार संहिता व निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना है। सेबी अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई कार्य करती है। सेबी के कार्यों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहला सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा नियमनात्मक कार्य व तीसरा विकासपूर्ण कार्य। यदि हम सुरक्षात्मक कार्यों की बात करें तो सेबी कई तरह के कदम उठाकर शेयर बाजार को सभी प्रतिभागियों, खास करके व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि सेबी प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी व अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। अनुचित व्यापारिक कार्यों में कुछ मुख्य कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि प्रतिभूति के बाजार मूल्यों में अनुचित वृद्धि कराना अथवा घटोत्तरी के एकमात्र उद्देश्य के लिए हेराफेरी करना। इन कार्यों पर कानून के द्वारा, सेबी के कदमों के द्वारा रोक लगाई गई है
ताकि निवेशकों के साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी ना हो सके। इसके अलावा ऐसे झूठे कथन जिससे कंपनियां किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए उकसा सकती हैं, उनको रोका जाता है। सेबी शेयरों के भीतरी व्यापार या आंतरिक व्यापार पर रोक लगाकर रखती है। आंतरिक व्यापार करने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से बहुत विशेष रूप से जुड़े होते हैं। उन्हें कंपनी की प्रतिभूतियों को प्रभावित कर पाने वाली बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं पता होती हैं जो जनसाधारण को नहीं पता होती। ऐसे व्यक्ति ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल करके प्रतिभूतियों के मूल्यों को गलत तरीके से प्रभावित करके अपना या अपने जानने वाले लोगों का फायदा करते हैं। सेबी इस तरह के कार्यों पर बहुत कड़ा रुख अपनाती है। इसके अलावा सेबी शेयर बाजार में उचित कार्यों व आचार संहिता को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। यानी इस तरह के गलत कार्यों जैसे कि आंतरिक व्यापार या मूल्यों में हेराफेरी, धोखाधड़ी आदि को रोककर एक आचार संहिता बनाकर सेबी निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हुए अपने सुरक्षात्मक कार्य पूरा करती है। इसके अलावा यदि हम नियमनकर्ता कार्यों की बात करें तो सेबी शेयर बाजार का नियमन यानी रेगुलेशन करने की कोशिश करती है ताकि शेयर बाजार नियमित रूप से नियमों के द्वारा चले, उनमें किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो। इसके लिए सेबी दलालों या अन्य उपदलालों या बाजार के अन्य प्रतिभागियों या खिलाड़ियों का पंजीकरण करती है ताकि कोई भी अनधिकृत या अपंजीकृत व्यक्ति या संस्था शेयर बाजार में काम करके गलत काम ना कर पाए। सेबी सामूहिक निवेश योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों का भी पंजीकरण करती है ताकि फिर से कोई म्यूचुअल फंड या कोई ऐसी सामूहिक निवेश योजना जनता या आम निवेशक के साथ किसी प्रकार का धोखा ना करे। इसके अलावा शेयर दलालों तथा पोर्टफोलियो एक्सचेंजों को नियमित करना या पंजीकृत करने का काम सेबी करती है। सेबी धोखेबाजी व अनुचित व्यापारों की रोकथाम करती है। यह आंतरिक व्यापार व नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण करती है। नियंत्रणकारी बोलियों का अर्थ है कि कई बार बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, उनके शेयर पर कब्जा करके उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है। सेबी ऐसे अनधिकृत या अनुचित नियंत्रणकारी कार्यों पर भी ध्यान देती है। सेबी उद्यमों में समय समय पर पर्यवेक्षण करवाती है, जांच पड़ताल आयोजित कराती है ताकि सभी उद्यमों के कामकाज की जानकारी सेबी के पास रहे। सेबी उनसे सूचनाएं मांगती है ताकि यह देख सके कि कोई उद्यम जिसने मान लीजिए शेयर जारी किए हैं वो पीछे कोई गलत काम करके निवेशकों के पैसे को डुबा ना दे। तो मुख्यतः पंजीकरण व नियमन के इन मुख्य कार्यों के द्वारा सेबी शेयर बाजार को नियमित करने की कोशिश करती है। अब सुरक्षा व नियमन प्रदान करने के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि भारतीय शेयर बाजार पहले से बेहतर बने, वो पहले से ज्यादा विकसित हो। इसके लिए सेबी विकास से जुड़े हुए कई कार्य भी करती है, जैसे कि वह निवेशकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। समय समय पर कई प्रकार के सेमिनार या अन्य कार्यशालाएं लगाकर, कुछ मैगजीन्स जारी करके इस तरह के कई कदम उठाकर सेबी कोशिश करती है कि निवेशकों, दलालों व सभी प्रतिभागियों को शेयर बाजार में काम करने की पूरी जानकारी हो, उन्हें शेयर बाजार के नियमों की सूचना हो, वह पूरी तरह से शिक्षित होकर शेयर बाजार में हिस्सा ले सके। इसके अतिरिक्त सेबी मध्यस्थों का प्रशिक्षण भी कराती है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने कार्य को सुगमित तरीके से कर सकें, क्योंकि मध्यस्थ निवेशकों और कंपनियों के बीच की कड़ी होते हैं। यदि वो प्रशिक्षित होंगे, वो अपना काम अच्छा करेंगे तो शेयर बाजार भी अच्छा चलेगा। सेबी उचित आचरणों, व्यवहारों तथा अन्य प्रकार के उचित कार्य विधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करती है। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेबी भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी व शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जा सकता है, जो भारत के शेयर बाजारों के सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। अपनी स्थापना के इन करीब 30 सालों में सेबी ने शेयर बाजारों को बहुत बेहतर बनाने का कार्य किया है। तो बच्चों, आज हमने न केवल शेयर बाजारों की कार्यप्रणाली को समझा, बल्कि हमने भारतीय शेयर बाजार के दो मुख्य बाजारों NSE व BSE को जाना।
कि कैसे दोनों अपने अपने स्तर पर भारत के शेयर बाजार कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेन देन को बढ़ावा देकर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके भी ऊपर भारत में सेबी को बनाया गया है, जो इनके व अन्य शेयर बाजारों व उसके सभी प्रतिभागियों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए तरह तरह के नियम, कानून, कायदे, प्रशिक्षण आदि प्रदान करके भारतीय शेयर बाजार को और कुशल बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे अध्याय में, इसके तीनों भागों में हमने भारतीय वित्तीय बाजार, शेयर बाजार, सेबी, मुद्रा बाजार आदि के बारे में एक विस्तृत समझ स्थापित करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अध्याय व इसके सभी भागों को देखकर भारत के वित्तीय बाजारों के बारे में और अच्छी समझ विकसित करने में सहायता मिली होगी। इस अध्याय व आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।